प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। क सत्येंद्र, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ग्रियर्सन, घ मिश्र बंधु। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। क अवहट्ट, ख अपभ्रंश, ग पुरानी हिंदी या फिर घ आरंभिक हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से अनुमान लगाइए। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क अवहट्ट, यानी भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है। क प्राचीन काव्य धारा, ख उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, ग हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, घ हिंदी भाषा का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से उत्तर बताइए। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है प्राचीन हिंदी काव्य धारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, या हिंदी भाषा का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ग। ये ग जो है ये सही उत्तर है कि हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, ये सही उत्तर है कि राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग ग्रियर्सन, घ मिश्र बंधु। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर घ राम कुमार वर्मा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से आप उत्तर दीजिए। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों विकल्प ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से माना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। यानी आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। क रामचंद्र शुक्ल, ख प्रेमकांत टंडन, ग केसरी नारायण शुक्ल, घ डॉक्टर बच्चन सिंह। तो जल्दी से बताइए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों घ डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित किया था। विद्यार्थियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस
इतिहास ग्रंथ से अवतरित है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? इसका विकल्प है क हिंदी साहित्य का इतिहास, और फिर विद्यार्थियों ख हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ग हिंदी काव्य धारा, घ हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी 7 का जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों 8वां प्रश्न है दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? क स्वयंभू, ख पुष्पदंत, ग चंद्रबरदाई या घ सरहपाद। 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ सरहपाद, यानी सरहपाद ने सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है क स्वयंभू, ख हेमचंद्र, ग पुष्पदंत, घ उद्योतन सूर्य। तो विद्यार्थियों 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा का स्वयंभू, यानी स्वयंभू जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं। 10वां प्रश्न है विद्यार्थियों बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है, यानी बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है, यानी किसने सबसे पहले इसका संपादन किया था? क प्रबोध चंद्र बागची, ख बेंडल या कर्नल टाट, फिर या घ राहुल सांकृत्यायन। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख बेंडल। बेंडल ने बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता के रूप में माने जाते हैं। 11वां प्रश्न है विद्यार्थियों राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? यानी राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? क बौद्ध गानो दोहा, ख दोहा कोश, ग हिंदी काव्य धारा या फिर घ चर्या पद। जल्दी से इसका उत्तर बताइए विद्यार्थियों। 11वें प्रश्न का राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों 11 ग हिंदी काव्य धारा, यानी जो ग विकल्प है इस प्रश्न का ये सही है। अगला प्रश्न है पंचमकार मध्यमांश मत्स्य मैथुन और मुद्रा, ये पंचमकार के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझे रहिएगा विद्यार्थियों कि पंचमकार मध्यमांश मत्स्य मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? क जैन साहित्य में, ख नाथ साहित्य में, ग संत साहित्य में या घ सिद्ध साहित्य में। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? जल्दी से आप उत्तर का अनुमान लगाइए या आपको पता हो तो उत्तर दीजिए। तो 12 का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ सिद्ध साहित्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया? 1917 में या 1920 में या फिर 1897 में या 1957 में? जल्दी से बताइए। बौद्ध गान व दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन कब किया था? क 1917 ईस्वी में, ख 1920 ईस्वी में, ग 1897 ईस्वी में या घ 1957 ईस्वी में। तो 13 का विद्यार्थियों सही उत्तर होगा क 1917 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दोहा कोश के रचयिता कौन है? ये नेट जून 1994 की परीक्षा में पूछा भी गया है विद्यार्थियों, तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? क गोरखनाथ, ख कण्हपा, ग सरहपाद, घ लुइपा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग सरहपाद। सरहपाद ने दोहा कोश की रचना की है। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह भी नेट जून 1994 में पूछा गया था। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज उक्ति किसकी है? पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज पंक्ति किसकी है? क जगनिक की, ख विद्यापति की, ग नरपतनाल की, घ चंदबरदाई की। जल्दी से उत्तर दीजिए। 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो में जो है चंदबरदाई ने इसको लिखा है, क्योंकि ये वो उसी पुस्तक से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न पूर्व के वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं, और यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो का अवलोकन किए होंगे तो निश्चित ही इन सारे प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाएंगे, और आप निश्चित इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। और अंत में जो मैं आज प्रश्न ये हल करा रहा हूँ, आप देखिए कितना सही कर पाते हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आज की इस प्रश्नोत्तरी से कौन कितना प्रश्न हल कर पाया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? क राहुल सांकृत्यायन ने, ख रामकुमार वर्मा ने, ग ग्रियर्सन ने, घ मिश्र बंधुओं ने। तो ये 16वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा क राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? क स्वयंभू, ख अब्दुल रहमान, ग हेमचंद, घ सारंगधर। जल्दी से बताइए। आप जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे तो प्रश्न को हम ज़्यादा की संख्या में आज हल कर लेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? क स्वयंभू, ख अब्दुल रहमान, ग हेमचंद, घ सारंगधर। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राउल बेल किसकी कृति है? राउल बेल ये शिलांकित कृति है। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राउल बेल जो है ये कैसी कृति है विद्यार्थियों? तो ये है शिलांकित है। शिलांकित है। राउल बेल जो है ये शिलांकित है, यानी शिला पर इसको अंकित किया गया है। तो राउल बेल किसकी कृति है? क रोडा की, ख राम सिंह की, ग स्वयंभू की, या घ पुष्पदंत की। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से बताइए 18वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है क रोडा कवि। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? क पोहकर, ख पुष्पदंत, ग सारंगधर, घ अमीर खुसरो ने। जल्दी से बताइए हिंदी कविता में सबसे पहले ब्रजभाषा का प्रयोग किसने किया था? ये 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न का विद्यार्थियों सही उत्तर है ग सारंगधर ने। सारंगधर ने मिश्र बंधुओं के अनुसार सबसे पहले ब्रजभाषा का प्रयोग हिंदी कविता में किया था। अगला प्रश्न है, अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? क वैष्णव मत से, ख गोरखनाथ से, ग जैन मत से, घ रामानुज से। जल्दी से आप बताइए 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों गोरखनाथ। यानी अवघड़ का संबंध जो है ये गोरखपंथियों से है या गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े जो भी साधु हैं, या एक तरह से कहा जाए जो साधक हैं, उनको अवघड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, भू परिक्रमा की रचना किसने की है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भू परिक्रमा की रचना किसने की है? क विद्यापति ने, ख खुसरो ने, ग देवसेन ने, घ सुमतिगण। जल्दी से बताइए 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों विद्यापति। भू परिक्रमा की रचना विद्यापति ने की है। अगला प्रश्न है हरिचरित के रचनाकार हैं।
हरिचरित के रचनाकार हैं लालचंद, ख लालचदास, ग व्यास कवि, घ मेरतुंग। 22वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ख लालचदास, यानी लालचदास ने हरिचरित्र पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है नल दमयंती कथा के लेखक हैं क लालचंद, ख लालचदास, ग रोडा कवि, घ व्यास कवि। 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। नल दमयंती कथा के लेखक हैं, नल दमयंती के लेखक हैं विद्यार्थियों घ व्यास कवि। इसका सही उत्तर है घ व्यास कवि। अगला प्रश्न है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। ये निश्चित ही सबको पता होना चाहिए। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, बहुत सरल प्रश्न है। क सरहपाद, ख पुष्पदंत, ग स्वयंभू, घ चंद्रबरदाई। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। क सरहपाद, ख पुष्पदंत, ग स्वयंभू, घ चंद्रबरदाई। ये अत्यंत ही सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ये पीजीटी 2011 और नेट जून 2004 में ये पूछा गया था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। क ज्योइंद, ख सरहपा को, या फिर ग स्वयंभू को, या घ पुष्पदंत को। जल्दी से बताइए 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ख सरहपा को जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आइए जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। जो 26वां प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है ना। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। 10, 12, 8, 6। क 10, ख 12, ग 8, घ 6। 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या माना है ग 8। चलिए अगला प्रश्न है कविराज श्यामलदास ने रासों की उत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामलदास ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्यानुभूति से, ख रहस्य से, ग रसायन से, घ रासक से। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों कविराज श्यामलदास ने रासों की उत्पत्ति माना है किससे माना है। जल्दी से आप उत्तर बताइए। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख रहस्य से, यानी कविराज श्यामलदास ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। अगला प्रश्न है काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है। क रास से, ख रासव से, ग रहस्य से, घ रासक से। ये भी रासों काव्य से संबंधित है, रासों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये सब अगर आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो निश्चित ही इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। ये सब कुछ पढ़ाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ग रहस्य, यानी काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। अगला प्रश्न है नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई। क रसायन से, ख राज यश से, ग रासक से, घ रसिक से। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर है घ रसिक से, यानी नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति रसिक से हुई है। अगला प्रश्न है रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। क रसायन से, ख रहस्यानुभूति से, ग रास से और घ राजयश से। 30वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। 30वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है नेमनाथ रास के रचयिता हैं। नेमनाथ रास के रचयिता हैं सुमतिगण, डोम्भिपा, चिन्नदत्त सूर्य या फिर सोमप्रभ सूर्य। जल्दी से बताइए 31वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों नेमनाथ रस के रचयिता हैं सुमतिगण। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक अवलोकित करिएगा और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए अलग से नोट्स बना करके आप पढ़िएगा। निश्चित ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है। 32वां प्रश्न है दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है। क राजशेखर, ख भट्ट केदार, ग श्रीधर या घ भीम कवि।
32वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दंगवे पुराण के रचनाकार हैं राजशेखर, भट्ट केदार, श्रीधर या भीम कवि। जल्दी से बताइए 32वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों 32वें प्रश्न का सही उत्तर है दंगवे पुराण के रचनाकार हैं भीम कवि। आइए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या किसकी पुस्तक है? 33वां प्रश्न। क डोम्भिपा, ख लुइपा, ग सबरपा, घ सरहपा। योगचर्या अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है आदिकाल की। किसकी रचना है ये जल्दी से बताइए 33वें प्रश्न की। 33वें प्रश्न की चर्चा की जा रही है। योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्भिपा की है, लुइपा की है, सबरपा की है या सरहपा की है? तो विद्यार्थियों 33वें प्रश्न का सही उत्तर है क डोम्भिपा। योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? 34वां प्रश्न। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? महापुराण है या पौंचर्य है या भविष्यत कहा है या पदावली? जल्दी से बताइए स्वयंभू ने कौन सी रचना लिखी है? क महापुराण लिखी है या ख पौंचर्य लिखी है या भविष्यत कहा लिखी है या फिर पदावली लिखी है? प्रिय विद्यार्थियों 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ख पौंचर्य, जिसमें राम के चरित्र को उद्घाटित किया गया है। अगला प्रश्न है 35वां। आलखंड के रचयिता हैं। आलखंड के रचयिता हैं क चंदबरदाई, ख जगनिक, ग नरपतनाल, घ सारंगधर। आलखंड उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में मुख्य रूप से बरसात में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों कि आल्हा कब गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है और वीर रस में गाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में मुख्यतः गाया जाता है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आलखंड के रचयिता है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख जगनिक। जगनिक जो है आलखंड के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है 36वां। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है विद्यार्थियों? क धनपाल ने, ख स्वयंभू ने, ग राम सिंह ने या फिर घ जय सिंह ने। 36वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है।